हाँ, राष्ट्रपति के ऊपर हमारी चर्चा लगातार चल रही है। ठीक है, जो ऑनलाइन बैठे विद्यार्थी वो भी जान लें, राष्ट्रपति की हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, कैमरे के ऊपर नहीं बैठे हुए मिलेंगे। ठीक, हाँ। राष्ट्रपति की चर्चा हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में राष्ट्रपति की विशेषाधिकार यानी शक्तियों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में अनुच्छेद 361 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पता आप लोगों को? ठीक है, लास्ट क्लास में किस अनुच्छेद के बारे में चर्चा हो रही थी? अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकार प्राप्त हैं और किस किस को प्राप्त थे ये भी कल की क्लास में बताया था। एक राष्ट्रपति है, एक राज्यपाल है और एक राज प्रमुख। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2022 में कि अनुच्छेद 361 में किसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये बात बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है वो किसी न किसी एग्जाम में वापस रिपीट हो ही भी जाता है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चन नए नए कितने लाएंगे वो लोग, तो कुछ रिपीट भी करने पड़ेंगे, पर कुछ कुछ बातें बदलती जाती है। तो अभी हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की। ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को यह बताया था कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ क्या? बहुत कुछ प्राप्त हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं उसके द्वारा वो कुछ कार्य करता है, और ये जो कार्य उसने किए वो सही है या गलत है, इस बात की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, कोई कोर्ट उनको नोटिस नहीं दे सकता कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जो कार्य किया है वो गलत किया है या सही किया है। इसको लेकर कल की क्लास में आप लोगों को ये भी बताया था महाराष्ट्र का मामला, जिसमें राज्यपाल को हाईकोर्ट ने नोटिस दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा कि आप राज्यपाल से माफी मांगो। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल को नोटिस नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा कल की क्लास में आप लोगों को यह भी बताया कि अनुच्छेद 361 की जो धारा 2 है उसमें यह लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही या फौजदारी कार्यवाही या क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जाएगी। और कल की क्लास में आप लोगों को यह भी बताया था मैंने कि कार्रवाई या जो अपराध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रिमिनल होते हैं जिसे कहते हैं फौजदारी, ठीक है, और एक सिविल मामले होते हैं जिनको कहते हैं दीवानी। ठीक है, फौजदारी मामले वो होते हैं जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को दंड दिलवाना चाहता है, सजा। आई बात समझ में? क्या दिलवाना चाहता है? सजा मिले। जबकि सिविल मामले होते हैं कि इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से केवल क्या चाहता है? मुआवजा। ठीक है, जो मेरा नुकसान हुआ उसका भुगतान कर दे भैया, और कुछ नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो जो भी चोरी डकैती के जो भी मामले वो सब फौजदारी में आते हैं, वो गुनाह है, उसके अंदर दंड मिलता है। बाकी कोई समझौता है वो सारी चीजें किस में आती हैं? दीवानी मामलों में। तो जो अनुच्छेद 361 की धारा 2 है वो क्या कहती है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। जब तक वो अपने पद के ऊपर है किसी प्रकार की फौजदारी कार्यवाही नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी कोर्ट फौजदारी की कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये 2 बातें हो गई थी कल की क्लास में। तीसरी बात लिखी थी? नहीं लिखी थी? तीसरी बात लिखना। तीसरी बात लिखो, भारत का अनुच्छेद 361 में ही तीसरा विशेषाधिकार, भारत का कोई भी न्यायालय, भारत का कोई भी न्यायालय भारत का कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का आदेश, राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। जब तक वो पद के ऊपर है, उसके बाद तो फिर किया जा सकता है। ठीक है, भारत का कोई भी न्यायालय, क्या लिखा? राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं होगा, यह बात ध्यान में रखना। ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ राष्ट्रपति और कोर्ट वाले उसको कैद हथकड़ियां पहना के लेके जा रहे, ऐसा संभव नहीं है। राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ठीक है, फिर लिखो, दीवानी मामलों में, नेक्स्ट चौथा, दीवानी मामलों में भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। दीवानी मामलों में भी कार्यवाही नहीं की जाएगी
दीवानी मामलों में भी कार्यवाही नहीं की जाएगी, परंतु कार्यवाही नहीं की जाएगी, परंतु 2 माह की पूर्व सूचना के बाद 2 माह की पूर्व सूचना के बाद 2 माह की पूर्व सूचना के बाद पूछताछ की जा सकती है। केवल पूछताछ की जाएगी, वो भी कौन से मामले में? सिविल मामलों में, और वो भी 2 महीने पहले नोटिस देना है। उसके बाद 2 माह की पूर्व सूचना के बाद पूछताछ की जा सकती है। मतलब देखो कितनी बातें हो गई। पहली बात तो क्या कहती है, राष्ट्रपति को जो पावर प्राप्त है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने जो भी कार्य किया है वो कार्य सही है या गलत है, इस आधार पे आप कोर्ट कोई भी नोटिस नहीं देगा उसको। दूसरी बात क्या कहती है कि कोई क्रिमिनल मामला है तो उसमें तो राष्ट्रपति को पूछताछ भी नहीं कर सकता कोई, क्रिमिनल मामले में। तो आई बात समझ में? जबकि सिविल मामले में पूछताछ की जा सकती है, कार्यवाही तो सिविल मामले में भी नहीं होगी पर पूछताछ की जा सकती है, वो भी 2 महीने के नोटिस देने के बाद। ये चौथी बात कहती है। और बात क्या है, तीसरी बात एक और थी इसमें, क्या कि कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पे काम कर रहा है उस समय उसके विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा गिरफ्तारी का। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हथकड़ियां पहना के ले आओ, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। चलो, ये बात होगी राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख के विशेषाधिकारों के बारे में। अब लिखना, हेडिंग लगा देना, कानून तोड़ा। तो कानून तोड़ने का मतलब क्या, मतलब ये बताओ पहले तो। हाँ, तो वो बाद में कार्रवाई हो सकती है। हाँ, पद से हटेगा उसके बाद, पद के रहते हुए नहीं होगा। आई बात सुन, कर सकते। हाँ, ऐसा नियम इसलिए बनाया कि देखो भारत का राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है। भारत में अगर विदेशों में संधियां भी होती हैं विदेशों से, मान लो कि अमेरिका से संधि नरेंद्र मोदी ने भी की, पर उसके ऊपर फाइनली हस्ताक्षर या उसका नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। हमारी बात समझ में? भारत का हेड ऑफ स्टेट है, भारत का विदेशों में या कहीं पर भी जो मुख्य भूमिका या जो मुख्य पहचान का जो बिंदु है वही राष्ट्रपति है भारत का। ठीक है, ऐसा बड़ा पद है और इसको अगर पद के ऊपर वो काम कर रहा है ना, आप हथकड़ी वाले पहना के उसको जेल में ले जाओगे क्या? संभव ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं देगा। हाँ, पद से हट जाए उसके बाद कार्यवाही उसके ऊपर की जा सकती है, जो भी है प्रोसेस अपनाएगी। पर जब तक पद पे है तो पद के ऊपर है, जब तक तो वो कोई व्यक्ति थोड़ी है, वो भारत का राष्ट्रपति है। आ रही बात समझ में? भाई कोई भी व्यक्ति है, जैसे रामनाथ कोविंद है या द्रौपदी मुर्मू है या कोई और व्यक्ति बना है, तो वो व्यक्ति नहीं है, जब तक पद के ऊपर है तो वो भारत का राष्ट्रपति है। आई बात समझ में? आप लोगों को समझ रहे हो? भारत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, अपने देश का राष्ट्रपति है वो। द्रौपदी मुर्मू नहीं कह सकते, वो भारत का राष्ट्रपति है। अरे बात समझ में? हाँ, तो सबसे बड़ा पद है। ऐसे कैसे तुम उसके ऊपर कार्रवाई कर दोगे जो वो अपने पद के ऊपर कार्य कर रहा है? समझ रहे हो बात को? थोड़ी भावनाओं को समझो, ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य या कार्य। नहीं, अलग से अब हेडिंग। अब राष्ट्रपति के मोटे मोटे प्रावधान हमने सारे पढ़ लिए। एक बार हल्का सा बता दूं, सारे प्रावधान याद थे? देख लेना यहां पे एक बार खाली। आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया? अनुच्छेद 52 बताया, जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान था, राष्ट्रपति का पद था। उसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 58 बताया, जिसमें किसका उल्लेख था? राष्ट्रपति की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, कौन राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 54 के बारे में बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। ठीक है, कौन वोट देता है ये बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 55 में ये बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव की पद्धति के बारे में बताया। उसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 60 में बताया। अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ था? अनुच्छेद 60 में क्या था? राष्ट्रपति की शपथ। क्या था? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में बताया। उसके अलावा आप लोगों को अनुच्छेद 56 बताया। अनुच्छेद 56 में क्या था? कार्यकाल, पदावधि के बारे में। उसके बाद आप लोगों को अनुच्छेद 58 बताया। अनुच्छेद 58 में क्या बताया? राष्ट्रपति पद की 59, 58 तो हो गया पहले, 59, उसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें थी। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 62 के बारे में बताया कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने हैं। उसके बाद अनुच्छेद 65 बताया कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे आर्टिकल हमने लगभग देख लिए।
आई बात समझ में? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की पावर्स यानी उसकी शक्तियों के बारे में। तो हेडिंग लगा देना अलग से, ठीक है। जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने पढ़ ली। राष्ट्रपति का परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब राष्ट्रपति काम करना स्टार्ट कर रहा है। आप खुद सोचोगे कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति को कितने काम करने पड़ते हैं, है ना। अभी आपको कार्य जब पढ़ेंगे उस समय तो पता लग जाएगा क्या क्या कार्य होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां वो करते हुए हैं कार्य, लिखे बढ़े आगे। अब इस शक्तियों को करीबन हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 3 भागों में। एक तो सामान्य शक्तियां उसकी पढ़ेंगे, एक आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे, और एक विशेष शक्तियां उसको प्राप्त हैं, ठीक है। तो क्या क्या है खाली एक बार सुनना, उसके बाद समझना भी है, ठीक है। देखो सामान्य शक्तियां कौन सी है? एक तो कार्यकारी शक्तियां या कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति जिसे कार्यपालिका शक्ति कहते हैं। दूसरी है विधायी शक्ति, क्या है बात करेंगे अभी, विधायी शक्ति, ठीक है। उसके बाद न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्ति, ठीक है। उसके अलावा वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्ति। उसके अलावा वैसे स्पेस ही नहीं बचा यहां तो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको। ठीक है, वित्तीय शक्तियां। उसके अलावा एक और नीचे से ऐड कर देना, कूटनीतिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्ति, ठीक है। ये राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां पढ़ेंगे, बात करेंगे अभी क्या क्या है बता रहा हूं। आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो अनुच्छेद 352 को देखेंगे, एक 356 और एक 360। 52 में एक आपातकाल है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। यह है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और यह है वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? ये सारी पावर्स किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा विशेष शक्तियों में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी शक्ति? अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के अंदर पढ़ेंगे ये, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति की सलाह मांगने की जो शक्ति है, सलाह मांगने की शक्ति, वो अनुच्छेद 143 के अनुसार हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ शक्तियां हो गई राष्ट्रपति की, ज्यादा नहीं है। देखो समझना क्या क्या है। कार्यकारी शक्तियों में हम उन शक्तियों की बात करेंगे जो किससे जुड़ी हुई है? सरकार से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सरकार। सरकार का मतलब ये हो गया प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। आ रही बात समझ में? तो जो सरकार से जुड़ी हुई जो जो पावर्स राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो कार्यकारी शक्तियों में आएंगी। विधायी शक्तियों में बिल, मतलब संसद से जुड़ी हुई शक्तियां, कि भाई बिल बनाने में कौन कौन सी पावर उसको प्राप्त हैं, ठीक है, कैसे बिल बनता है, उसमें राष्ट्रपति क्या क्या चीजें करता है, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, अपन बात करेंगे। संसद से जुड़ी जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियों में पढ़ेंगे। जो उसको न्यायालय के संबंध में, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय के संबंध में जो शक्तियां प्राप्त है उसको हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियों में। उसके अलावा वित्तीय पावर, उसके पास इकोनॉमिक पावर कौन कौन सी है, वित्तीय शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कूटनीतिक शक्तियों में जैसे विदेशों के साथ संबंध बनाना, राजदूतों की नियुक्ति करना, जो कुछ विशेष पावर है जो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, और ये क्या कहलाती है? कूटनीतिक शक्तियों में पढ़ेंगे। उसके बाद 3 प्रकार के आपातकाल आप लोगों को पढ़ने हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे देश में लगती है। राष्ट्रीय आपातकाल राज्यों में अमूमन लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल भी पूरे भारत या किसी भाग में लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन लगाता है, क्या हो सकता है, सारी बातें देखेंगे। पर सारी पावर प्राप्त किसको है? राष्ट्रपति को। उसके अलावा विशेष शक्तियां प्राप्त है क्षमादान की शक्ति, कि कोई व्यक्ति कोई गुनाह कर लेता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट भी एक बार किसी को जो फांसी की सजा दे दे, उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा फाइनली सुना दी है उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है आराम से। जाओ घर पे भाई बड़ा समोसे कचौरी बना के खाना आराम से।
आई बात समझ में? ये राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद अध्यादेश की शक्ति है उसके पास। अध्यादेश की शक्ति का मतलब ये होता है कि वैसे तो बिल बनाने का काम किसका है? संसद का है। पर जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं और इमरजेंसी कभी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति खाली अपने एक साइन के ऊपर पूरा का पूरा कानून बना देता है। ठीक है, तो कोई छोटी मोटी पावर उसके पास नहीं है। संसद के दो हाउस मिलके जो बिल पारित करते हैं ना, वो राष्ट्रपति खाली साइन करके बिल पारित कर देता है, ले ये मैंने बना दिया। आई बात समझ में? और पर सबके ऊपर टर्म एंड कंडीशन है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और सलाहकारी शक्ति किससे है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति की। तो ये सारी शक्तियां हैं, हमको पढ़नी है। तो हेडिंग लगा दो सामान्य, आपातकालीन और विशेष शक्तियां, और उसमें ये लिख दो, एक एक शक्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे फिर। कूटनीतिक शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, ये सामान्य शक्तियां हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, और कौन सी पावर बताइए यहां पे? वित्तीय आपातकाल। तो आपका जो आपातकाल वाला टॉपिक है वो राष्ट्रपति के साथ ही खत्म हो जाएगा। अलग से आपको आपातकालीन प्रावधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यहां पे क्षमादान, अनुच्छेद 72 72, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123, और अनुच्छेद 143। ये अनुच्छेद लिखना चाहो तो 360, 356 और 352, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। हो गया? हाँ, बड़े, ठीक है। ये शक्तियां हो गई किसकी? राष्ट्रपति की, ठीक है। अपने पास है कोई शक्ति? अपन तो छोटे लोग हैं यार। चलो हेडिंग लगाओ। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति, हेडिंग लगा देना, कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति।
कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें कार्यपालिका शक्तियों में दो आर्टिकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो अनुच्छेद 53, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा 53। 53 क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार की जो सरकार है, मतलब संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या कहता है अनुच्छेद 53? संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, मतलब केंद्र सरकार को जो जो पावर्स प्राप्त हैं वो सब किसके अंदर रहेंगी? राष्ट्रपति के अंदर रहेंगी। ऐसा बताता है कौन? अनुच्छेद 53। संघीय कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्या लिखा हुआ है? इन शक्तियों का प्रयोग, देखो समझना, अनुच्छेद 53 का जो सब क्लोज 1 है वो क्या कहता है कि जो संघीय कार्यपालिका है, कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया? केंद्र सरकार। क्या हो गया? ठीक है। संघीय कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां किसमें निहित होंगी? तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें? राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। किसके द्वारा? अधीनस्थ अधिकारी, मतलब जो उसके नीचे नियुक्त हैं अधिकारी, उनके द्वारा भी कर सकता है। पर दो चीजें यहां पे ध्यान में रखने की है। अधिकारी का मतलब क्या है? तो ये संविधान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि अधीनस्थ अधिकारी कौन है राष्ट्रपति के, ठीक है। पर आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं यहां पे एक आर्टिकल आपको बता रहा हूं, अनुच्छेद 74। कौन सा? अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसी के अनुसार कौन काम करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या हो गया? लगभग मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो अधीनस्थ अधिकारियों में आते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि भाई आप कहोगे कि फिर संविधान में लिखा हुआ स्वयं द्वारा भी कर सकता है, तो अगर मंत्रियों को बिना पूछे भी कर दे तो कुछ मामलों में वो मंत्रियों को बिना पूछे भी करता है। पर भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक। कैसी व्यवस्था है? ठीक है, संसदात्मक। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। और आप लोगों को एक बात बताई थी कि संसदात्मक व्यवस्था में दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो कठपुतली होता है जिसे नाम मात्र का प्रधान कहते हैं, और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसकी, ठीक है। और नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब क्या है कि संसदात्मक व्यवस्था में ये चीज अपने आप ही होती है कि कोई भी राष्ट्रपति या जो देश का प्रमुख होगा वो किसके अनुसार कार्य करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसके अनुसार कार्य करना है? जैसा मुख्यमंत्री कहे और जैसा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहे उसी के अनुसार उनको काम करना है। क्योंकि भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक व्यवस्था अपनाई है। इसलिए आई बात समझ में? ऐसा कौन कह चुका है? सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, ठीक है। तो बात समझना क्या है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघीय कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद भी कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब वैसे क्या हो जाता है? मंत्रिपरिषद होता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेगा। ये लिखा हुआ अनुच्छेद कहां पे? 74 में। तो अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है 74 में? कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह चुका है कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति कर सकता है जब मंत्रिपरिषद नहीं है या लोकसभा विघटित हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में कभी कभार राष्ट्रपति काम कर सकता है।
पर बाकी मामलों में उसको किसकी बात माननी है? मंत्रिपरिषद की बात माननी है एनी हाउ कंडीशन में, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो लिखना सबसे पहले बात अनुच्छेद 53 में लिखो, मैं लाइन लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 53 में फर्स्ट बात लिखना, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब जो भी केंद्र सरकार काम करती है वो सब किसके अनुसार होता है? राष्ट्रपति के अनुसार। क्या लिखा? संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब देखो, सब कुछ करता प्रधानमंत्री है, पर आप अपन कब से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं? पढ़े ही जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, आ रही बात समझ में? पर ये सारे काम करेगा कौन? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। पर नाम किसका आएगा? राष्ट्रपति का आएगा। ठीक है, क्योंकि सारी पावर्स किसके अंदर डाल रखी है हमने? राष्ट्रपति के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 77 है, कौन सा? अनुच्छेद 77, उसमें तो लिखा हुआ है, एक लाइन फर्स्ट क्या लिखी हुई है बता आप लोगों को? वहां पे लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार के जो जो कार्य होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। केंद्र सरकार जो जो काम करेगी वो सारे नाम किसके नीचे लिखा हुआ होगा? राष्ट्रपति। भले राष्ट्रपति ने किया है कि नहीं किया है, आ रही बात समझ में? अनुच्छेद 77 तो क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से माने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो काम किया तो किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। आई बात समझ में? मतलब राष्ट्रपति को आगे कर रखा है। चलो लिखो, क्या लिखा? संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग, लिखो आगे कंटिन्यू करना इसी लाइन को, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, और अधीनस्थ अधिकारियों के बारे में अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइन लिखना चाहो तो एक नोट लगा के लिख देना, इसी के नीचे एक नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 74, 74, अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। फिर लिखना, व राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, यहां पे एक चीज समझना, वैसे हम जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ी सी जानकारी समझ लेना। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है हमारा, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या देने के लिए? सहायता, और दूसरा क्या? सलाह। दो शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है उसी के अनुसार किसको काम करना है? राष्ट्रपति को काम करना है। अरे बात समझ में? ये लिखा हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि संविधान में इतना ही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। फिर यहां पे एक विवाद खड़ा हुआ कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को माननी है कि नहीं माननी है?
आ रही बात समझ में? संविधान में तो खाली इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, पर सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा ये लेकर डिस्कस हुआ। तो इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया था 42वां, आप लोगों को पता होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने फिक्स कर दिया कि राष्ट्रपति को सलाह माननी है, बाध्यता कर दी। आई बात समझ में? इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि जो मंत्रिपरिषद ने सलाह राष्ट्रपति को दी है वो राष्ट्रपति नकार नहीं सकता, माननी है, एनी हाउ कंडीशन। आई बात समझ में? ये किसने कर दिया था? इंदिरा गांधी ने। पर उसके बाद हमारे एक और दिलदार प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने एक संविधान संशोधन कर दिया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने कह दिया कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस भेज सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए। कितने बार? एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मूल संविधान में तो क्या लिखा हुआ था कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इंदिरा गांधी ने क्या लिखवा दिया कि मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है वो माननी है, बाध्यकारी कर दी सलाह। लेकिन मोरारजी देसाई ने क्या कहा कि यहां से मान लो कि कोई मंत्रिपरिषद है, उसने राष्ट्रपति को सलाह दी, तो राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है कि भाई ये जो आपने मुझे काम करने को बोला है तो वो एक बार आप विचार कर लो, वास्तव में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दोबारा मंत्रिपरिषद ने वापस भेज दी कि करना है आपको, तो उसको माननी है। पर एक बार कम से कम पुनर्विचार के लिए भेजने का प्रावधान किसने किया? मोरारजी देसाई ने। बाकी अगर वापस मंत्रिपरिषद वही भेजेगी तो राष्ट्रपति को करना ही है। आई बात समझ में? तो एक और बात लिख दो, लिखना चाहो तो, है ना? एक और बात लिख देना। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था वो तो पता है आप लोगों को, बार बार पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है अब। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कर दी गई, बाध्यकारी कर दी गई। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी कर दी गई, बाध्यकारी कर दी गई। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, और यहां पे कौन सा मामला? शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। ठीक है, और ये मामला कब का है? 1974 का। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था के अनुसार जो राष्ट्रपति होगा और जो राज्यपाल होगा दोनों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना है। आई बात समझ में? तो एक और लाइन लिखो, लिखो, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। शमशेर सिंह उस समय पंजाब के राज्यपाल थे। ठीक है, और मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी उसी के अनुसार वो कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में वो मामला जब कोर्ट में गया तो उस समय ऐसा बताया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि देखो, सुप्रीम कोर्ट नोटिस तो जारी नहीं कर सकता था शमशेर सिंह के खिलाफ क्योंकि राज्यपाल थे इसलिए। ठीक है, पर उन्होंने बाद में डिसीजन भले दे दिया, ऐसा कहा कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए उनको। ठीक है, राज्यपाल को नहीं बोला कि कैसा करो। ठीक है, बस क्या
कैसा करना चाहिए, ठीक है। कौन सी? राज्य में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल उसका प्रयोग स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। सब सेम बातें हैं राज्य में। एक बार केंद्र सरकार को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो जो बातें प्रधानमंत्री के लिए वही बातें मुख्यमंत्री के लिए, बस बस कुछ कुछ अलग है। जो बातें राष्ट्रपति के लिए वही राज्यपाल के लिए, जो बातें संसद में आती है वही विधानमंडल में आती है, लगभग लगभग, पर कुछ कुछ अंतर है। राज्य राज्य होता है, केंद्र केंद्र होता है ना, बाप बाप बेटा बेटा होता है। चलो चलो लिखो, क्या लिखा? शमशेर सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शमशेर सिंह बना पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जिसके अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिए। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर लिखो बस। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं, अनुच्छेद जो 53 है उसमें वैसे 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 3। पहली धारा तो क्या कहती है कि केंद्र सरकार के जो भी शक्तियां हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होंगी। जो दूसरी धारा है वो यूं कहती है कि भारत की जो भी सुरक्षा बल है, भारत के जो भी सुरक्षा बल में भारत के कौन कौन से आगे? थल सेना, जल सेना, है ना, और वायुसेना। ये जो तीनों सेनाएं हैं उसका सर्वोच्च समादेश का मतलब आदेश देने वाला तीनों सेनाओं को, ठीक है, वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 53 का सब क्लॉज 2 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो भी सुरक्षा बल है उनका सबसे बड़ा समादेश होगा, सब मतलब आदेश देने वाला, ठीक है। थल सेनाओं को तुम और हम आदेश नहीं देंगे, ठीक है नहीं तो उल्टे डंडे ठोकेंगे वो अलग, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो लिखना चाहो तो यहीं पे एक लाइन लिख देना, अनुच्छेद 53(2) के अंदर लिख देना ये बात, इसी के अंदर लिख देना अनुच्छेद 53(2) में लिखो भारत के, अनुच्छेद 53(2) में लिखो भारत के सुरक्षा बलों का, भारत के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश और ब्रैकेट में कर देना प्रधान, है ना, दिमाग में रहेगा। यानी समादेश का मतलब जो आदेश देने वाला होता है, पर आप लोग ये बात ध्यान में रखें। क्या लिखा? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा, ऐसा लिख देना, राष्ट्रपति में निहित होगा, समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, वह सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, वह इसका प्रयोग वह विधि द्वारा करेगा। इसका प्रयोग वह किसके द्वारा करेगा? विधि द्वारा। ऐसा नहीं कि उसका मन हो गया कि मेरे मामा के लड़के की लड़ाई हो गई है और थल सेना वालों को भेज दूं मैं अभी, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। जो संसद ने विधि बनाई है, जो कानून बनाए हैं, उसी के अनुसार वो कार्य करेगा, है ना। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तो कौन होगा? राष्ट्रपति, ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। पर राष्ट्रपति कमांडर तो है, पर वो डायरेक्ट ऐसा आदेश दे नहीं सकता है। जो विधि, जो लॉ संसद ने बनाई है, उसी लॉ के अनुसार उसको आदेश देना है,
ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं तो लड़ाई झगड़े भाई का मैटर हो गया है, जाना पड़ेगा अभी, है ना, वो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 हेडिंग लगाना, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में लिखो, केंद्र सरकार के यानी भारत सरकार के, हाँ चलेगा, वैसे बना दो तो अच्छी बात है, सब क्लोज वन में ही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 77 में लिखो, सारे क्लोज पढ़ाने संभव नहीं है, नहीं तो फिर आर्टिकल ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 77 में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, केंद्र सरकार लिखा, केंद्र सरकार ओब्लिक करके भारत सरकार भी कर देना, केंद्र सरकार ओब्लिक भारत सरकार के सभी कार्य केंद्र सरकार व भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से होंगे मतलब क्या? जो राष्ट्रपति होगा उसके नाम से, द्रौपदी मुर्मू तो द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ होगा, राष्ट्रपति भारत गणराज्य, हरी बात समझ में, ये नाम होता है, क्या होता है नाम? राष्ट्रपति भारत गणराज्य, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। राष्ट्रपति के नाम से तो फिर सब अलग अलग नाम बात करेंगे क्या? हाँ, और एक और चीज समझना, यहाँ पे 77 के अंदर जो धारा 3 है उसमें एक बात लिखी हुई है, और जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार मतलब बहुत बार, और अमूमन बच्चों को पता नहीं होता है। ये सेकंड गेट साइंस के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन था, अभी जीके के पेपर में, ठीक है। क्या पूछा गया था कि राष्ट्रपति कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे, ठीक है, किसी मंत्री या किसी विभाग के कार्य आवंटन, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। क्या कहते हैं? एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ठीक है, ये अंग्रेजी में कहते हैं एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल या कार्य आवंटन की नियम। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। अब बच्चों को मैक्सिमम ये पता नहीं होता है कि वास्तव में कार्य आवंटन के नियम होते क्या हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बता रहा हूं, हल्की सी जानकारी समझना कि भाई मंत्री है, ठीक है, अब अलग अलग विभाग होंगे मंत्रियों के, विभाग है कि नहीं है? जैसे मैं कह दूं कि वित्त विभाग है, ठीक है, या मैं कह दूं कि कोई रेल विभाग होगा, कोई शिक्षा विभाग है, ठीक है, कोई गृह विभाग है, ये सब अलग अलग मंत्रियों के विभाग हैं। अलग अलग मंत्री होते कि नहीं होते? वित्त मंत्री कौन है राजस्थान में? बहुत बढ़िया, गुड। तो और केंद्र में कौन है? राजस्थान का पूछ रहा हूं मैं, हाँ। चलो यहां पे देखना, यहां देखो तुम एक बार, वो ढूंढ के ले आना तुम। सुनो यहां पे कि मंत्री जो है, ठीक है, नहीं तो तुम यही समझ नहीं पाओगे। मंत्री जो हैं उनके पास क्या है? विभाग हैं अलग अलग, ठीक है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा यह तय कौन करेगा? राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री देखेगा, ठीक है। किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है यह तय कौन करेगा? राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। पर उस विभाग के जो नियम बनाते हैं कि मतलब इस विभाग में हेड कौन होगा और कौन कौन सदस्य नियुक्त हो सकते हैं, आ रही बात समझ में? तो उस विभाग के जो नियम बनाने का काम है केंद्र में राष्ट्रपति बनाता है और राज्य में राज्यपाल बनाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, जो विभाग होते हैं विभागों को बंटवारा कौन करता है? राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, ठीक है। जबकि उस विभाग के नियम राज्य में राज्यपाल बनाता है और केंद्र में कौन बनाता है? राष्ट्रपति। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि भाई मान लो कोई वित्त विभाग था, ठीक है, मैं मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, मान लो प्रधानमंत्री मान लो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन सफेद दाढ़ी आग भी गई है थोड़ी थोड़ी तो, पर आप समझ लेना कि मैं मान लो प्रधानमंत्री हूं, किसी को कोई वित्त विभाग देना है, ठीक है, तो मान लो किसी को मैंने वित्त विभाग दे दिया, राष्ट्रपति को कह दिया कि ये वित्त विभाग का मंत्री ये बनेगा, ये व्यक्ति, ठीक है, तो विभाग देने का काम मेरा हो गया, मैं प्रधानमंत्री हूँ। अरे बात समझ में? पर वो विभाग के अंदर कितने और लोग नियुक्त होंगे, वो कैसे कैसे काम करेंगे, आई बात समझ में? वो सारे नियम कायदे जो टर्म एंड कंडीशन है वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। आई बात समझ में? और यही इसे ही क्या कहा जाता है? कार्य आवंटन के नियम या एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल कहा जाता है। हाँ, राष्ट्रपति बना सकता है और राष्ट्रपति ने बनाए हैं। हाँ,
नहीं, संविधान में इतना लिखा हुआ है कि कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। और कार्य आवंटन के नियम हमने बनाए भी हैं, लिखना अभी बता देता हूं, वो भी लिखो, एक लाइन लिखो। ठीक है, पहली बात तो क्या होगी कि केंद्र सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से। दूसरा लिखो, मंत्रियों के विभागों के, अनुच्छेद 77 में लिखना, मंत्रियों के विभागों के कार्य आवंटन के नियम, मंत्रियों के विभागों के कार्य आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम ब्रैकेट में कर देना एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ऐसा लिख देना। ये भी बहुत बार ऐसा ही देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आ जाता है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। ठीक है, लिखा, मंत्रियों के विभागों के कार्य आवंटन के नियम या एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति ने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए कार्य आवंटन के नियम अधिनियम 1961 बनाया है। कब बनाया है? 1961 में कार्य आवंटन के नियम उसने बनाए हैं। तो नोट लगा के एक लाइन लिख देना, इस शक्ति का प्रयोग कर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार, लिखो, राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन के नियम, भारत सरकार कार्य आवंटन के नियम 1961 बनाए गए हैं। कार्य आवंटन के नियम 1961 बनाए गए हैं। ठीक है, कार्य आवंटन के नियम बनाए गए हैं। कब बनाए हैं? 1961 में। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगा दो। मैं अब आप लोगों को राष्ट्रपति द्वारा जिन जिन लोगों की नियुक्तियां की जाती है वो सब कार्यपालिका पावर में आती हैं। किस में आती हैं? कार्यपालिका शक्तियों में। राष्ट्रपति जिनकी नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक साथ सारी नियुक्तियां बता देता हूँ कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां कर सकता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में एक छोटी सी हेडिंग लगा देना, राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख नियुक्तियां। लिखा? ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या कितने जानते हो किन किन की व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्ति करता है? किस किस की करता है? प्रधानमंत्री की, मंत्रियों की और राज्यपाल। बस 3 आने के बाद खत्म हो गए विचार। अब महान्यायवादी की, मतलब 4 हुए। अब आज आपको सब पता लग जाएगा कि किस किस की नियुक्तियां करता है वो। ठीक है, हेडिंग लगा दिए। चलो अब समझना, यहां पे सुनना। अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 का जो सब क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? सुनना, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति किसको नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ये बात तो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, एक लिखना, फर्स्ट नियुक्ति लिखी, उसमें लिखो अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 1 है ये, है ना? अनुच्छेद 75 सब क्लोज 1 लिखो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। ठीक है, और ये नियुक्त भी ध्यान में रखना,
ठीक है, पहले भी बताया है, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, है ना, ये सारे ऐसे शब्द आ गए तो उस समय ध्यान रखना कि वहां पे नियुक्त लिखा हुआ है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा व प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ठीक है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री की अलग से बात लिखी हुई नहीं है, प्रधानमंत्री भी सभी मंत्रियों में ही आता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को और सभी मंत्रियों को कुल मिला के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये भी 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लेना कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है और कुछ बातें हमारे सामने आती है, जैसे राष्ट्रपति पीएम किसे बनाएगा? पहली बात तो ये हो गई, राष्ट्रपति पीएम बनाएगा किसे? ठीक है, यहां पर तो लिखा हुआ है कि पीएम की सिफारिश पर अन्य मंत्री को नियुक्त करेगा, पर पीएम को किसकी सिफारिश पर बनाता है? तो ये सिफारिश कुछ लिखा हुआ नहीं है। पीएम उसको बनाया जाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत हो। कहां पे बहुमत हो? लोकसभा में जिस पार्टी या जिस दल का बहुमत हो उसी दल के नेता को क्या बनाएगा? प्रधानमंत्री बनाएगा। ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे? भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर भारत में आप लोगों को बताया कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक व्यवस्था। और संसदात्मक व्यवस्था की प्रथा है कि जिसमें जो लोकप्रिय सदन होता है, लोकप्रिय सदन मतलब हो गया लोगों का सदन। ठीक है, जो लोकप्रिय सदन होता है उसमें जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का प्रधानमंत्री बनता है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे ब्रिटेन में वहां की जो लोकसभा है और जो प्रतिनिधि सदन है, ठीक है, तो वहां की लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहां पे जो प्रतिनिधि सदन है वहां पे जिसका बहुमत होता है उसी का क्या बनता है? क्या बनता है? पीएम बनता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? भाई मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों को बताया संसद है, संसद के दो भाग हैं, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाने में। ठीक है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा के 5 साल बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, लोकसभा में टोटली लोग कितने हैं? 543 हैं। अब 543 में से मैं मान लूं कि 280 प्लस सीटें जिसको मिल जाती हैं उस पार्टी का बहुमत आ गया। आई बात समझ में? और जिस पार्टी को बहुमत मिल गया उसी पार्टी के जो नेता मिलके किसी एक को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारा नेता ये बनेगा, तो वही उसी को कौन बनाएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे अभी कह दूं कि अभी वर्तमान में जैसे नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की पार्टी को पूरा बहुमत इस बार नहीं मिला, गठबंधन हुआ इस बार अनेक पार्टियों से। तो जो गठबंधन वाली पार्टियां थी, जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी है, सभी पार्टियों ने मिलकर क्या कहा कि हमारा नेता कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा। आई बात समझ में? हमारा प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी को बनाते। फिर राष्ट्रपति ने किसको बना दिया? नरेंद्र मोदी को। अब यहां पे हो सकता है कि गठबंधन हो नहीं तो क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे बड़ा दल उसको लगे उसके किसी एक नेता को वो प्रधानमंत्री बना सकता है। ये भी राष्ट्रपति कर सकता है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? नहीं आई? आई बात समझ में? नहीं आई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो यह ध्यान में रखना कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसी का प्रधानमंत्री बनता है। पहली बात तो ये होगी। लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो लोकसभा की जो सबसे बड़ी पार्टी है, कि मान लो कि किसी को बहुमत नहीं मिला पर सबसे बड़ी पार्टी के पास 150 सीटें मिली है उसको, और वही सबसे बड़ी है, उसके बाद जो पार्टी है उसको 140 सीटें मिली है, तो जो सबसे बड़ा दल होगा उसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए, आप आ जाओ एक बार, सरकार बनाना चाहते हो तो। आई बात समझ में? फिर जो सरकार बनाने के लिए जो पार्टी आती है उसको बहुमत सिद्ध करना होता है। बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो वापस रवाना वो भी। ठीक है, तो जिसके पास बहुमत होता है वही जैसे देखा जाए तो सरकार बनाती है। आई बात समझ में? और मान लो कि लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लेना, अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि मान लो अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर के अंदर जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपनी सरकार को बर्खास्त करना चाहता हूं, मैं अपने मंत्रिमंडल को भंग करना चाहता हूं। ठीक है, गठबंधन की सरकार है और अच्छे से काम हो ही नहीं रहा है, सब टांग अड़ा रहे बीच में। ठीक है, नरेंद्र मोदी फ्रस्ट्रेट हो गया कुल मिला के। ठीक है, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि मंत्रिपरिषद को भंग कर दो और लोकसभा को भी भंग कर दो, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही भंग करवा सकता है लोकसभा को। ठीक है, विपक्ष वाले भंग नहीं करवा सकते।
ठीक है, तो लोकसभा को क्या कर दो, भंग कर दो और अगले चुनावों की घोषणा कर दो। तो राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि अक्टूबर में लोकसभा मान लो भंग हुई और नई लोकसभा बनते बनते दिसंबर आ गया। क्या आ गया, दिसंबर। तो अक्टूबर के बीच में एक महीना आया जिसे कह दिया हमने नवंबर। ठीक है, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर आ गया। दिसंबर में तो नई सरकार फिर से गठित हो गई, पर नवंबर तक भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि सरकार तो बर्खास्त हो चुकी है, मंत्रिमंडल भंग हो चुका है, मंत्रिपरिषद भी खत्म है, लोकसभा भी भंग हो चुकी है, नए चुनावों की घोषणा हो चुकी है और नए चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव होने तक कौन व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना रह सकता है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकता है। आई बात समझ में, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी बना सकता है। ऐसा हुआ था, कब हुआ था, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव आप लोगों को पता है। ठीक है, मतलब उस समय दो दल बन चुके थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी भी कांग्रेस पार्टी से थी, प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने किसको खड़ा कर दिया था, वीवी गिरी को। ठीक है, और वीवी गिरी जीत गए। तो ऐसी कंडीशन में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही बहिष्कार कर दिया, पार्टी से ही बाहर निकाल दिया था 1969 के चुनावों के बाद। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पार्टी के विरुद्ध काम किया है। क्योंकि उस समय पार्टी के सबसे बड़े नेता थे के कामराजन, क्या नाम था, के कामराजन करके। जैसे आज आपको पता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन। ठीक है, वैसे न वैसे उस समय कौन थे, के कामराजन। उन्होंने किसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, इंदिरा गांधी को ही। ठीक है, इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, जबकि कांग्रेस पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया कि तुम्हारी वजह से दल में गुटबाजी हो रही है। तो इंदिरा गांधी ने फिर जो हमारे राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन बन गए थे, वीवी गिरी। वीवी गिरी को क्या कह दिया कि आप क्या कर दो, लोकसभा को भंग कर दो, मेरे सरकार को बर्खास्त कर दो, नए चुनाव करवाओ, नए चुनाव में बहुमत लेके मैं खुद अपने बलबूते पे आऊंगी और मैं अपनी सरकार बनाऊंगी। आई बात, ये किसने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा। ठीक है, और लोकसभा विघटित कर दी उस समय वीवी गिरी ने और दोबारा चुनाव करवाए। और इंदिरा गांधी को वास्तव में दोबारा समर्थन मिला अच्छा खासा, जब सरकार बनी उस समय। आई बात समझ में। पर आप लोगों को यह बताया कि जब लोकसभा विघटित हो चुकी थी, इंदिरा गांधी ने कहा कि लोकसभा विघटित कर दो, उसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। ठीक है, उसके बीच में भी प्रधानमंत्री कौन रहा, इंदिरा गांधी रही। और ये प्रधानमंत्री किसने बनाया, वीवी गिरी ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। आई बात समझ में। और उस समय मद्रास के एक वकील थे, के नाम भूल रहा हूं, मद्रास के वकील का एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट में गया था उस समय। मद्रास के जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई सरकार तो बर्खास्त हो चुकी है, ठीक है, लोकसभा भंग है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे, 2 महीने से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे हैं। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है और राष्ट्रपति किसे भी प्रधानमंत्री बना सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, अभी जो कार्यकाल चल रहा है उसमें तो वो उसको बना सकता है। ठीक है, यूं करके किसका फेवर लिया उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी का फेवर लिया। ठीक है, सारी बात करेंगे अपन। ठीक है, उलझना नहीं है, लिखो आप। तो क्या हुआ, हाँ, मंत्री देखो, मंत्री बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है 6 महीने तक। तो कितने महीने तक, 6 महीने तक। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है। मैं अगर सामान्य व्यक्ति हूं, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, अगर चुनाव लड़ने के लिए या लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 25 साल। आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आपको मंत्री बनाया जा सकता है डायरेक्ट। हाँ, राष्ट्रपति आपको मंत्री बना सकता है। आ रही बात समझ में। कितने महीने तक रहोगे आप, 6 महीने तक। 6 महीने के भीतर भीतर आपको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने पड़ेंगे, ये बात ध्यान में रखना। 6 महीने तक तो आप प्रधानमंत्री भी रह सकते हो, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति नहीं है ना डायरेक्ट उठा के प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, पर 6 महीने में उसको किसी न किसी दल या किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, और एक और बात बता रहा हूं कि लोकसभा में बहुमत चाहिए, पर राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री तो बन सकता है, मनोनीत सदस्य भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद उसको चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा। ठीक है, जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे, पर अभी छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, आप तो अभी के लिए क्या लिखो, क्या लिखा लास्ट में, नियुक्ति करता है। एक लाइन लिखो, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। आप लोगों को ये पता हो जाना चाहिए, बार बार मैं लिखवा रहा हूं, संसदात्मक व्यवस्था है मतलब है। ठीक है,
भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जिसके अनुसार जिसके अनुसार जिसके अनुसार राष्ट्रपति जिसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को लोकसभा के बहुमत दल के नेता को लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर किसी दल को बहुमत नहीं मिलने पर सबसे बड़े दल को सबसे बड़े दल को सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। इसके लिए इनविटेशन कार्ड नहीं छपाना पड़ेगा, और निमंत्रण दे सकता है मतलब बुला सकता है। यूँ सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का या सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे सकता है। क्या हो, सरकार बनाओ, ठीक है। पर सरकार नहीं बनी तो फिर क्या करें, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। लिखो, एक नोट लगा के एक लाइन लिख देना। नोट लगा के एक लाइन लिख देना। UN राव UN राव बनाम इंदिरा गांधी UN राव बनाम इंदिरा गांधी UN राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में UN राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि UN राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि UN राव बनाम इंदिरा गांधी 1971 के मामले में क्या लिखा, ने निर्णय दिया कि लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, ठीक है। UN राव जो थे वो कौन थे, मद्रास के वकील थे उस समय, मद्रास हाई कोर्ट के। उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। और अधिकार परीक्षा एक होती है कि भाई ये इंदिरा गांधी को ये पूछने के लिए कि आप किस अथॉरिटी से इस पद के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है। प्रधानमंत्री का पद आपके पास कैसे आया, आपने तो लोकसभा तो भंग करवा दी है, ठीक है। सरकारें विघटित हो चुकी हैं, अब नए चुनाव होंगे तब जाके नए प्रधानमंत्री बनेगा, तो आप किस आधार पे अभी प्रधानमंत्री के पद के ऊपर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि प्रधानमंत्री बनाना हमारा और आपका तो काम है नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को नियुक्त किया है, तो इसमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो है वही प्रधानमंत्री, हम क्या करें, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने किसका फेवर लिया, इंदिरा गांधी का। क्या ये लिखा हुआ नहीं है कहीं पर संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने बस कहा है कि लोकसभा अगर विघटित है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है वो अपने हिसाब से, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी को भी बनाया गया था इस ने से,
चौधरी चरण सिंह जी को विश्वास मत साबित करने के लिए बुलाया। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कह दिया कि सारे मंत्रियों ने इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमारी सरकार के पास बहुमत नहीं है, वैसे भी सरकार गिर जाएगी। तो सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। पर नहीं, जब तक सरकार नहीं गठित होती तब तक चौधरी चरण सिंह जी को उस समय क्या कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पे बने रहो। भले आपने इस्तीफा दे दिया है, पर प्रधानमंत्री का जो काम है वो कौन करेगा? चौधरी चरण सिंह करेंगे, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। ठीक है, तो उस समय चौधरी चरण सिंह को भी पूछा गया था। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि कोई भी प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, ये राष्ट्रपति का विवेक है, हमारा नहीं है। ठीक है, और राष्ट्रपति को तो पूछ तो सकते ही नहीं है अपन। ठीक है, चलो, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी नियुक्तियां कल की क्लास में देखेंगे।